शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो गिग इकोनॉमी से रिलेटेड है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। आप कभी किसी ऐप के माध्यम से चाहते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर को बुक करें, ठीक है, या फिर आप किसी ऐप के माध्यम से फूड मंगवाना चाहते हैं, या फिर आप होममेड कोई क्राफ्ट खरीदना चाहते हैं किसी ऐप के माध्यम से, तो आप कभी ना कभी इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए होंगे। इनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी में क्या चीज़ इन्वॉल्व रहता है? गिग इकोनॉमी के अंतर्गत लेबर को एक्सचेंज किया जाता है मनी के लिए। आप पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको लेबर अवेलेबल कराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं जोमेटो की, ठीक है। ये जोमेटो है और यहाँ पर कोई ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में आप हैं। ये आप सोचते हैं कि मैं ये रेस्टोरेंट तक नहीं जाना चाहता, ठीक है, इसके लिए काश ऐसा होता कि मेरे पास कोई आदमी होता। तो जोमेटो कहता है कि हम आपको लेबर अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। जोमेटो हमें लेबर अवेलेबल करा रहा है, ये लेबर जाएगा रेस्टोरेंट, यहाँ से खाना उठाएगा और आप तक पहुँचा देगा। लेकिन यहाँ पर जोमेटो आपसे पैसा लेगा, और आपको लेबर अवेलेबल कराएगा। यहाँ पर केवल और केवल लेबर अवेलेबल कराया जा रहा है, लेकिन ये काम किया जा रहा है एक ऐप के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो काम कर रहा है, वर्कर, उसको हम बोलते हैं गिग वर्कर। गिग वर्कर एक तो जोमेटो वाली बात हो गई, दूसरा कोई टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, या फिर अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, और अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं गिग इकोनॉमी के अंतर्गत। इनमें जो लोग लगे हुए हैं इनको ही हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये रहती है, जोमेटो और अदर प्लेटफार्म में जो काम करने वाले लोग हैं इनको एज ए पार्टनर बोला जाता है, एज ए बिजनेसमैन बोला जाता है। और इनको क्या काम दिया जाता है कि आपको 250 पार्सल दिन में देना है, 100 पार्सल दिन में बांटना है, इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप दिन भर में कितने पार्सल बांट पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आ जाती है कि इनको एज ए वर्कर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जब इनको वर्कर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये है वर्कर को जितनी भी सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं इनको नहीं मिलने वाली हैं। जैसे कि उनका पीएफ कटता है, ठीक है, वीक में एक दिन की छुट्टी रहती है। इसके अलावा यदि वो जॉब छोड़ेंगे या फिर रिटायरमेंट लेंगे, ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है कि उनको एक मुश्त पैसा मिले या फिर उनको पेंशन की स्कीम का फ़ायदा मिले। तो एक प्रकार से देखा जाए जो गिग वर्कर होते हैं ना, नॉर्मल वर्कर से इनके अधिकार बहुत कम हैं। तो इन्हीं के अधिकारों को लेकर के एक एडिटोरियल लिखा गया है, इसको हम देख लेते हैं। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल में क्या क्या लिखा गया है। राजस्थान की गिग वर्कर पॉलिसी कितनी कामयाब हो सकती है, कौन कौन सी इसमें खास बातें, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। इंडिया का पहला वेलफेयर फंड स्थापित किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, इसी साल, कि हमारा जो राज्य है, हमारी जो राज्य की सरकार है, सेटअप करेगी, स्थापित करेगी इंडिया का पहला वेलफेयर फंड, जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड। यहाँ पर प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स नाम दिया गया है। प्लेटफार्म का मतलब हो गया आपका जोमेटो या फिर अन्य ऐप, स्विगी हो गया, आजकल तो ये टैक्सी वाला भी निकल गया है। तो ये सब जो है ना प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स हो गए हैं।
तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई जा रही है और इनके लिए वेलफेयर फंड स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड। ये देखा जाए ना तो पहला रियल एग्जाम्पल माना जाता है रेगुलेटरी की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं इसका। दिस इज़ द फर्स्ट रियल इंस्टांसेस ऑफ रेगुलेटरी मूव। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण। इससे जो गिग वर्कर हैं, इसके अलावा प्लेटफार्म में काम करने वाले लोग हैं और उनकी जो कमजोरी है, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है, इसको अनबर्डन किया जाएगा, उसके बोझ को कम किया जाएगा। सिंस द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वाज पास्ड इन 2020, जब से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पास किया गया है तब से ये पहला एग्जाम्पल हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि गिग वर्कर्स के बर्डन को कम किया जा रहा है। इस कोड को लाया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में, जब ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे ये बैकबोन के रूप में काम कर रहे थे लॉजिस्टिक के मामले में, एक्टिंग टू सर्व कस्टमर्स एंड वर्किंग विथ एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स इन देयर फूड रिलीफ स्कीम। इनकी जो फूड रिलीफ स्कीम रही थी इसमें भी इन्होंने बेहतरीन काम किया था। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि अभी कुछ किए नहीं हैं, हो सकता है कि राजस्थान की तरह ये भी कदम उठाएं। 2023 में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे थे इस प्रकार के रूल्स को पास करने वाले थे दैट गवर्न हाउ दे विल इम्प्लीमेंट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब यदि आप इनको पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर चिंता वाली बात यह है, सोचने विचारने वाली बात यह है कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसको आप कैसे करके उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, गवर्न करते हैं। इसी के चलते चलते कुछ कंसर्न उत्पन्न हो गए थे ओवर हाउ फास्ट गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर कैन गेन बेनिफिट इन ए सिनेरियो। यहीं पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाने वाले हैं, क्या इससे जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, उनको बेनिफिट गेन हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, वेयर दे आर सीन एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि आप इनको वर्कर की नज़र से नहीं देखते हैं, आप इनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की नज़र से देखते हैं। दाउ दे आर मेड टू फॉलो रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्यों? चूँकि वो एक ऐसे रूल को फॉलो करते हैं जो जिसका निर्माण हुआ है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से। राजस्थान स्टैंड आउट एज ए फर्स्ट मूवर। राजस्थान इस मामले में आगे आकर खड़ा हुआ है, ठीक है, मेकिंग हेस्ट विद द स्टेट फेसिंग असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, और राजस्थान हो सकता है इस मामले में जल्दबाजी कर रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है। बोर्ड सेटअप फॉर देयर वेलबींग। इनके वेलबींग के लिए बोर्ड्स का सेटअप किया जाना। क्योंकि जो इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स हैं, हीड लोडर हैं जिनको मथाड़ी बोलते हैं, हैव हैड बोर्ड्स सेटअप फॉर देयर वेलबींग। हम देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं इनके लिए भी हमने इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना करी है। डॉक वर्कर्स के लिए स्थापना करी है बोर्डों की, मथाड़ी लोगों के लिए हमने बोर्ड बनाए हैं ताकि इनका वेलबींग हम कर सकें। इसी प्रकार से राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड विल बी ए फैमिलियर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड स्थापित किया गया है राजस्थान की तरफ से, ये काफ़ी फैमिलियर इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, दैन कैन बी यूज टू सर्व द नीड ऑफ ए टेक्नोलॉजी मेडिएटेड वर्कफोर्स। ये बोर्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मीडिएटेड वर्कफोर्स है, ऐप, लेबर और टेक्नोलॉजी इसमें बीच में आ जा रही है ऐप के माध्यम से, और हम प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर को। तो इनकी क्या ज़रूरत है, इस ज़रूरत को समझने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करी जा रही है राजस्थान की तरफ से। ये जो बोर्ड है इसको आप त्रिपक्षीय इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ब्यूरोक्रेसी के,
ठीक है, मतलब कुछ ऑफिसर लोग रहेंगे, इसमें एम्प्लॉयर भी रहेंगे और इसमें वर्कर रहेंगे। चाहे वो वर्कर का यूनियन हो सकता है या फिर वर्कर्स का एसोसिएशन हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रीपार्टाइट। एक तरफ तो इसमें हमारे हो गए ऑफिसर लोग, दूसरे में हो गए आपके ऐप वाले लोग, और तीसरे में हो गए आपका लेबर में उनका ऑर्गेनाइजेशन काम में आएगा, उनका ग्रुप, उनका संगठन, उनका यूनियन आएगा। और ऐप में जो ऐप का मालिक है, कंपनी का मालिक है, वो रहेगा। और इसमें ऑफिसर, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, तो इसको हम त्रिपक्षीय बोल रहे हैं। अगली बात आ जाती है कन्वर्सेशन की। इन द लेटर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर बेनिफिट्स ब्रिंग टुगेदर वर्कर, स्टेट एंड एम्प्लॉयर इन ए कन्वर्सेशन विद ईच अदर। ये त्रिपक्षीय जो समझौता यहाँ पर किया जा रहा है, इसके माध्यम से ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। ऑफिसर मतलब ये हो गई हमारी सरकार, ठीक है, ये हो गया मालिक, और ये हो गए वर्कर। तो ये तीनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, इसलिए इस प्लेटफार्म को बनाया गया है, इसको त्रिपक्षीय रूप दिया गया है। इस रिलेशनशिप का मतलब ये है, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी तेज़ी से हो सके इन मोमेंट्स ऑफ फेलियर वेयर वर्कर और एम्प्लॉयर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू। वर्कर को उसका ड्यू नहीं मिल पाया है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को उसका ड्यू नहीं मिल पाया है, एंड इनेबल बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज। ऐसी कंडीशन में वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के बोर्ड को स्थापित किया जाना चाहिए, जहां पर तीनों के तीनों लोग बैठने चाहिए। कुछ सेक्टर हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल वर्कर हम किसको बोलेंगे, इनफॉर्मल वर्कर एक तो ये गिग वर्कर हो ही गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यदि किसी किराना दुकान में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के घर में काम करने जा रहे हैं, कोई लेडी से किसी के घर में साफ़ सफाई करने जाती है, झाड़ू पोछा लगाने जाती हैं, वो हो गए। और वहीं यदि आप एक कंपनी में, ठीक है, जैसे कोई महारत्न कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सेल, भेल, गेल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी जैसी कंपनी में, जहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, जहाँ पर आपका पीएफ का पैसा कटता है, जहाँ पर आपके काम के घंटे निश्चित हैं कि 8 घंटे की आपको ड्यूटी करना है, ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। इसके अलावा हफ्ते में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप रिटायर होंगे तो आपको पीएफ का पैसा मिलेगा या फिर आपको पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी, आपको मेडिकल दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं फॉर्मल सेक्टर में दी जाती हैं। वहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें ये कोई भी सुविधाएं आपको नहीं मिलती। आपको ये भी निर्धारित नहीं रहता है कि कितना पैसा दिया जाएगा, कब आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी सरल रास्ता नहीं है कि आप बेनिफिट को डिलीवर कर सकें, सिंस ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आर मिसिंग। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है ये मिस हो रही है। Therefore, the state also does not find workers at work to give them benefit। इसीलिए कहते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, ये वर्करों को फाइंड नहीं कर पाती हैं एट वर्क टू गिव देम बेनिफिट। जहाँ पर काम आपका चल रहा है वहाँ आप सरकार को मिल ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको सरकार लाभ नहीं दे पा रही है। सरकार ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था करी है, एक काम करते हैं, ये वर्क साइट पे नहीं मिल रहा है, इनको एक जगह बोर्ड में बिठा के रखते हैं, बोर्ड में बुला लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो त्रिपक्षीय रिलेशनशिप स्थापित किया गया है, इससे क्या होगा, टू फोर्स एम्प्लॉयर टू एक्सेप्ट दैट दे हैव इनफॉर्मल वर्कर। स्विगी जोमेटो वाला अब ये नहीं कहेगा कि हमारे पास में इनफॉर्मल वर्कर नहीं, हमारे पास में पार्टिसिपेंट है। वहीं वर्कर्स के लिए क्या हो रहा है, वर्कर्स के लिए हो रहा है कलेक्टिव वॉइस टू ब्रिंग ए कॉमन वॉइस टू देयर कंसर्न। वर्कर्स के लिए फ़ायदा ऐसा हो रहा है कि वो सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ को उठा पा रहे हैं। और वहीं स्टेट के लिए क्या हो रहा है,
लियाज, लियाज का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये वर्ड है लियाज, और ये रहा इसका उच्चारण, कैसे करके हमको उच्चारण करना है। तो स्टेट के लिए क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है एंड मीडिएट दिस रिलेशनशिप, और ये जो यहाँ रिलेशनशिप बन रही है वर्कर और मालिक के बीच में, उसके बीच में मीडिएट करने का काम कर रही सरकार। टाइट डाउन इन द स्पेसिफिक्स, द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का उद्देश्य है कि हमें डिलीवर करना है कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू बिटवीन 3 से लेकर के 4 लाख वर्कर इन द स्टेट। राजस्थान सरकार में 3 से लेकर के 4 लाख वर्कर काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना है। बट इज टाइड डाउन इन व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम इट कैन सेट अप, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर है, ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की स्कीम और प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो लाया गया था 2020 में कोरोना के टाइम में, उससे क्या हुआ, इसके अंतर्गत जो स्टेट लेबर मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके लिए मैंडेट कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि आप ऑफ चूजिंग फ्रॉम ए नैरो बकेट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कुछ चूज़ कर सकते हैं ऑन प्रोविडेंट फंड, ऑन पीएफ, जैसे कि पीएफ जैसे प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट टाइप के प्रोग्राम, हाउसिंग जैसी स्कीम, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर एंड स्किल अपग्रेडिंग एंड फ्यूनरल असिस्टेंस। इस प्रकार की हेल्प के लिए कुछ स्कीम्स लाई जा सकती है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। आगे बताया जा रहा है फंड कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे कि लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, एजुकेशन है, इनको स्टार्ट किया जाएगा एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन स्टार्ट करेगा, केंद्र सरकार चालू करेगी इस प्रकार की स्कीम। फंड कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। विच कैन डिसाइड विच स्टेट विल गेट दी सेंट्रल स्कीम, केंद्र सरकार खुद निर्धारित करेगी कि कौन से स्टेट को ये स्कीम का फ़ायदा देना है कि नहीं देना है, कितने साल की ये स्कीम रहेगी, व्हाट काइंड ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर इसमें इंक्लूड रहेंगे इस प्रकार के प्रोग्राम में। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इस कोड में देखने को मिले हैं। लैक और शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, ये भी एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कोड में अनिवार्य कर दिया गया है कि ये जो प्लेटफार्म है या फिर मालिक हैं, ये शेयर करेंगे 1 से लेकर के 2% ऑफ देयर रेवेन्यू फॉर दीज न्यू स्कीम। अभी सरकार जो न्यू स्कीम लेकर के आई है, उसको कहा जा रहा है आप जितना भी कमा रहे हैं उसका 1 से लेकर के 2% जो हिस्सा है आप ये वाली स्कीम में खर्चा करेंगे। Answering a key question for central and state government as to who pay for gig and platform worker protection, और यहीं से इसका आंसर मिलता है कि प्रोटेक्शन का पैसा दे कौन रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन बोर्ड की बात करती है। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो बोर्ड होता है वो यूज़ करता है एक सिमिलर एवेन्यू को। ठीक है, सिमिलर एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, वे, इसी प्रकार का रास्ता इस बोर्ड ने भी निकाला है। टू टेक मनी दैट अमाउंट 1 से लेकर के 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम रियल एस्टेट कंपनीज एंड बिल्डर फॉर वर्कर्स वेलबींग। इसमें भी कहा जा रहा है कि 1 से 2% जो हिस्सा है वो आप वर्कर की वेलबींग के लिए खर्चा करिए। अब इसको कहाँ से पैसा मिलता है, वाइल चार्जिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन रेवेन्यू इज़ ए सिंपल वे टू फंड ए बोर्ड। बोर्ड जो हमने बनाए हैं उसको पैसा मिलेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में चार्ज करके, वहाँ से आप टैक्स ले रहे हैं। इट विल नॉट बी एज सिंपल टू डू सो इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये इकोनॉमी के मामले में इतना सरल होने नहीं वाला है।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, वो चलती हैं एज ए रेवेन्यू नेगेटिव और हैव टू राइज डेब्ट और इक्विटी फंडिंग टू मेक इट ईयर टू ईयर। क्यों? क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि घाटे में चल रही हैं, उनसे आप कैसे करके पैसे मांग सकते हैं। तो क्वेश्चन उठाया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ जो 200 करोड़ रुपया है, वेयर दिस हैज़ कम फ्रॉम एंड हाउ प्लेटफॉर्म विल बी चार्ज्ड विद देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन अनआंसर्ड। इतना सारा पैसा आप कहाँ से आएगा आपके पास? प्लेटफॉर्म से आप कितना चार्ज लेने वाले हैं, क्या वो चार्ज दे पाएगा, कितना दे पाएगा, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जाते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, ये एडिटोरियल पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं पॉलिटिक्स रूप से, पॉलिटिकल रूप में मतलब कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, जो नेता है आज के टाइम में अपने आप को डेमोक्रेटिक बता रहे हैं, देश अपने आप को डेमोक्रेटिक बता रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके तानाशाही के रूप में चेंज होते जा रहे हैं। इसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया जाता है, आज़ादी के टाइम में, ठीक है, आज़ादी के टाइम में क्या कंडीशन रही थी, या फिर बात करी जाती है कि जब से ये विश्व युद्ध हुआ है उस टाइम में किस प्रकार से तानाशाही रही थी। तो यहाँ पर उन सब बातों का उल्लेख किया जाता है। आज के टाइम में हम किस प्रकार की डिक्टेटरशिप देख रहे हैं। क्यूबा की बात कर लें, ठीक है, क्यूबन जो रिवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है, क्यूबन जो रिवोल्यूशनरीज हैं, इन्होंने अलाउ किया है उनके चैरिस्टिमिस्टिक रिवोल्यूशनरी लीडर को कि वो एब्सोल्यूट पावर को सीज करें। अपने आप में बहुत बड़ी एब्सोल्यूट पावर लेकर के ये बैठ गए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने कोई भी जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसको अलाउ नहीं किया है कि हमारे यहाँ पर कोई पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टी नहीं रहेगी तो हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को यहाँ दबाया जाता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करने दिया जाता है। टू दिस डे इज़ वाइड स्प्रेड एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज़ प्रोहिबिटेड इन क्यूबा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पत्रकारिता भी पूरी तरह से आपने ख़त्म कर दिया है उसको। इंडिपेंडेंट पत्रकारिता, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, ये सब इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आज का टाइम क्यूबा में भी तानाशाही वाला चल रहा है। इसलिए तो कहते हैं जो ह्यूमैनिटी है ना, अभी तक जो जितने भी इंसान हैं जो ब्रूचुअल रिजीम्स रहे हैं उनसे अभी तक कुछ नहीं सीखे। वायलेंस, ब्लडशेड इन देयर वेक, गिविंग वे टू न्यूअर फॉर्म ऑफ टायरनी। टायरनी मतलब होता है अत्याचार। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है, सरगेई गुरेव एंड डेनियल ट्रेसीमैन। नहीं, ये यहाँ पर ये नहीं है। रसिया के मामले में एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि रसिया में किस प्रकार से जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो सबसे कड़े अपोजिशन के लीडर माने जाते थे, उनको किस प्रकार से रसिया ने सज़ा देने का काम किया था। तो ये भी तानाशाही का एक प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है रसिया की तरफ से। इसी मामले में देखा जाए, चाहे वो रसिया की बात करी जाती है, चाहे वो क्यूबा की बात करी जाती है, इसके अलावा भी और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की है। टर्की के जो लीडर हैं उनकी भी यहाँ पर बात करी जाती है और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। इंडिया भी इस मामले में अछूता नहीं रहा है, क्योंकि आप देखते हैं द मोदी क्वेश्चन जैसी जो वेब सीरीज़ है, मूवी है, जो भी रही हो वो, उसको हमारे देश में लोगों को देखने तक नहीं दिया गया है। सेंसरशिप उसके ऊपर लगा दिया गया है। मतलब सरकार मीडिया को अपनी जेब में लेकर के चलती है।
क्या सही है क्या गलत है ये तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक उसको कोई देखेगा नहीं, सरकार की यदि कोई आलोचना नहीं कर पा रहा है कोई, इसका मतलब तो यही हो गया है ना कि मीडिया को आप दबा रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से आप काम नहीं करने दे रहे हैं। तो सेंसरशिप का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल वाले हैं आज के टाइम में, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी आइडियोलॉजी हो गई है। सरकार क्या चाहती है वही दिखाते, सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है, और ना ही सरकार की कोई नीति की वो आलोचना कर सकते। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू भारत पाकिस्तान, बस ये करते रहते न्यूज़ चैनल वाले, बस यही दिखाते रहो, उनका एक ही काम हो गया। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ खासी से रिलेटेड। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम मेघालय की बात करेंगे। तो जो छठवां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, ये डील करता है जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा, प्रशासन का काम कैसा होगा। तो जो चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यहाँ जो ट्राइबल लोग रहते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एज़ पर आर्टिकल 244 के अंतर्गत इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा इसका उल्लेख किया जाता है। तो जो 6 नंबर का शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अलाउ करता है कि ये जो राज्य हैं ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का निर्माण करेंगे, विच हैव बीन गिवन ऑटोनॉमी विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। इनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरियाज़। ठीक है, ये वहाँ का जो गवर्नर है वो एरिया को कम या ज़्यादा कर सकता है, चेंज कर सकता है द नेम ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू 6 शेड्यूल एरियाज विथ रिस्पेक्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 नंबर के शेड्यूल एरियाज़ में, और विथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो पार्लियामेंट के कुछ एक्ट जो बनाए जा रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के एक्ट बनाए जा रहे हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि ये खुद अपने नियम और कानून बनाने का काम करते हैं। एंड ऑटोनोमस रीजन और अप्लाई विथ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन, यदि अप्लाई भी हो रहे हैं तो उनमें कुछ संशोधन किया जाता है। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं हैव बीन ग्रांटेड वाइड सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर। ये अपने आप में कोर्ट की तरह भी काम करते हैं, सच एज एस्टेब्लिशिंग विलेज कोर्ट, जैसे कि विलेज कोर्ट यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। द जुरिडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। सीधे चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या बात बताई जाती है। देखिए, ये जो मेघालय है इसको आप कह सकते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक स्टेट है। मात्र सत्तात्मक स्टेट है मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे कि हम नाम बोलते हैं, ठीक है, कुछ जो सातवाहन काल के राजा रहे थे वो लोग अपनी माता का नाम इस्तेमाल करते थे पहले, उनको हम बोलते थे कि ये मात्र सत्तात्मक शासन कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेघालय में भी बोलते हैं कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है। अब यहाँ यदि अचानक से आप पिता के सरनेम को आगे लेकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर विवाद खड़ा होना जाहिर सी बात है। तो इसी के ऊपर ये न्यूज़ आई है। खासी काउंसिल का जो ऑर्डर रहा था किसके ऊपर, फादर के सरनेम के ऊपर, इसी के चलते चलते यहाँ पर शब्दों का वार जैसा छिड़ गया है इन मैट्रिनियल मेघालय। एक ट्राइबल काउंसिल का ऑर्डर नॉट टू इशू ए एसटी सर्टिफिकेट टू एनी खासी पर्सन। क्या कहा जा रहा है, काउंसिल क्या बोल रही है, हम एसटी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे किसी भी खासी लोग को जो कि एडॉप्ट करेगा सरनेम ऑफ हर और हिज फादर, हैज़ ट्रिगर्ड ए वार ऑफ वर्ड्स इन मैट्रिनियल मेघालय।
पिता का सरनेम आप यूज़ करेंगे तो आपको हम एसटी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसी के चलते चलते यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा है। खासीस नंबरिंग अबाउट 1.39 लाख। खासी की संख्या कितनी है यहाँ पर? लगभग 1.39 लाख है। ये वन ऑफ 3 इंडिजीनियस मैट्रिनियल कम्युनिटीज़ मानी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 इंडिजीनियस ऐसी कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो कि मातृसत्तात्मक है, जैसे कि यहाँ पर खासी की बात करी जाती है। द अदर टू आर गारोस एंड जयंतियास। तो खासी, गारो और जयंतियास 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि मातृसत्तात्मक है। KHADC क्रिटिसाइज द वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी VVP एक 18 महीने की ओल्ड पॉलिटिकल एंटाइटीज़ है, संस्था है, जिसने 4 असेंबली की सीट जीता था 27 फरवरी के इलेक्शन में। हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द ऑर्डर ऑफ खासीस हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑर्डर अबाउट ए मंथ एगो। काफ़ी ये क्रिटिकल हो गया है जब से ऑर्डर सुनाया गया है KHADC के द्वारा। तो कौन से सेक्शन में उल्लेख किया जाता है? तो सेक्शन 3 और जो सेक्शन 12 है, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लाइनेज एक्ट 1997 का, जो कहता है कि जो फॉलो करेगा कस्टम ऑफ यूजिंग देयर मदर सरनेम विल बी आइडेंटिफाइड एज खासी। तो 1977 का जो नियम कानून है वो खुद ही ये कहता है। अब KHADC ऐसा क्यों कह रहा है? कह रहा है कि हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है उसका जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको हम प्रिजर्व करके रह रहे हैं। ये अनिवार्य हो जाता है किसी भी खासी वूमेन के लिए हु मैरीज ए नॉन खासी। यदि कोई खासी वूमेन है, नॉन खासी के साथ में शादी कर रही है, नीड्स टू ऑब्टेन द खासी ट्राइब सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग फॉर ST सर्टिफिकेट फॉर हर चिल्ड्रन।